क्लियर है? आवाज आ रही है? शुभम, वॉइस इज जी क्लियर? जी आ रही सुना रही। मैसेज मैसेज कर दिया करो, उस पे भी मोबाइल पे मिस कॉल कर दिया करो, क्लियर है या नहीं है। चलिए, आज हम लोगों को जो तथ्यों की सुसंगति कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कोई बदलता है क्या? सर कल ब्लैक किए थे क्या? कलर इसका ब्लैक किए थे क्या कल सर? लास्ट में तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कल हम लोगों ने देखा था, है ना? आज इसका हम लोग कल जितने फैक्ट थे वो देख लिए थे, कुछ फैक्ट पूछ रह गए हैं। आज इसको समझना है एक केस के माध्यम से। वो केस है आपका आर बनाम रिचर्डसन, ठीक है? और तथ्यों की सुसंगति के बारे में जो सिद्धांत है, इसका जो अर्थ है और इसके जो तथ्य है, ठीक है? यानी कि इसके अर्थ को और इसके तथ्य को समझने के लिए हमें आर बनाम रिचर्डसन, आर बनाम रिचर्डसन, आर वर्सेस रिचर्डसन, ठीक है, रिचर्डसन के केस का विधिवत अध्ययन करना है। इसको आप कर लोगे तो पता है आप लोग कहाँ पहुंचोगे? इस केस को अध्ययन करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे सेक्शन 4 से 9 पहुंचेंगे, फिर आप 15 पहुंचोगे और फिर आपको 39 पहुंचोगे, ठीक है? इतने सेक्शन आपके कवर्ड होंगे इस केस लॉ के माध्यम से, ठीक है? इस केस लॉ के माध्यम से सेक्शन 4 से 9 और 15 एंड 39, 15 एंड 14 39। तो आज हम लोग पहले क्या करते हैं, एक चीज और है इसमें, यहीं पे आपके दो सवाल जो है, वो 2 सवाल या 3 सवाल आपको इतने पार्ट से, जो आज का पार्ट चलेगा, इस पार्ट से लेके जो अभी तक आपने पढ़ा है, उतने पार्ट से आपको 4 सवाल मिलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सवाल मिलेंगे? 4 सवाल मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 5 हो जाए 6 हो जाए वो आपका नसीब है, लेकिन 4 हमारे अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती प्री में देने से, ठीक है? 4 सवाल, यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लास से, यानी इंडियन एविडेंस, सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के शुरू होने से आज तक कितनी क्लास होगी? 3 क्लास होंगी, या चौथी क्लास आज होगी, है ना? तो ये क्लास में आपको, अब ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि आज हमको क्या देखना है, आर बनाम रिचर्डसन का अर्थ, मतलब सुसंगति और उसका अर्थ के माध्यम से हम आर बनाम रिचर्डसन और सेक्शन 4 से 9, 15 एंड 39 को समझेंगे। इसके लिए इसमें एक चीज और आती है, आप लोग पढ़ते हो सेक्शन 3, हम लोग पढ़ ही चुके थे, है ना? सेक्शन 3 पढ़ चुके, अब उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जब हम आर बनाम रिचर्डसन की कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में ये सारे सेक्शन आएंगे। अब जब सारे सेक्शन आएंगे तो बार बार क्या होगा, हमको समस्या होगी कि सर इसमें क्या है, सर उसमें क्या है। तो उसको यहीं पे पहले डिफाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन 4, 4 का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं, सिर्फ उसका कंटिन्यूएशन है, चूंकि कल जो मैंने कैटेगरी करवाई थी आपको, पहली कैटेगरी का नाम क्या है? कल पहला पॉइंट क्या, वर्ग, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या था ना? और उसमें क्या था रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में? स्थान और समय का। पहला पॉइंट क्या था सिनॉप्सिस में कल के? कार्य और घटना। तो कार्य और घटना 4 से कहां तक था? 4 से 14 तक था, ठीक है? तो अब 4 से 14 तक में कार्य और घटनाएं कल थी ना? कल मैंने पहले ही उसमें सेगमेंट में आपको दिया था। अब देखिएगा कि आर बनाम रिचर्डसन में जो सेक्शन मैंने बोले थे, आर वर्सेज, अब यहाँ पे आर वर्सेज रिचर्डसन, ठीक है, रिचर्डसन, इसमें सेक्शन 4, 5, 6, 7,
8, 9, 15 और 39। तो अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति, यही है ना, तथ्यों की सुसंगति। ठीक है, तथ्यों की सुसंगति। इंग्लिश में क्या है इसका? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। लिखना पड़ेगा। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। हाँ, यहाँ पे खाली इतना थोड़ा सा इंडिकेट होना कि इसमें क्या है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्या है? सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन। ये जगह अभी मैंने क्यों छोड़ रखी है, अभी आपको बताऊंगा क्यों छोड़ रखी है मैंने। फिफ्थ सेक्शन क्या कहता है आपका? वे तथ्य वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के, हाँ, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के क्या है? तथ्यों, विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों। तीन बातें क्या क्या है? प्रसंग, हेतुक और परिणाम। प्रसंग, हेतुक और परिणाम, ये तीन बात आपको याद रखनी है। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। फिर सेक्शन 6 आपका क्या कहता है? अ, 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 हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सक्वेंट। और है ना? और सब्सक्वेंट कंडक्ट। ठीक, सब्सक्वेंट और प्रीवियस। और सेक्शन 7 क्या है? हम्म, अब यहीं पे वही चीज है जो सेक्शन 5 में शब्द विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का, यहाँ पे चूंकि इसके अलावा किसी का और दिया नहीं जाएगा, सच किसका दिया जाएगा? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों। स्पष्टी और इंग्लिश में फैक्ट नेसेसरी। दो शब्द बोलिएगा, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। ठीक। सेक्शन 7। सेक्शन 8।
इंग्लिश बस दो शब्द, ज्यादा नहीं। कीवर्ड, कीवर्ड पकड़िएगा। कॉन्स्पिरेटर किसके बारे में? रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ठीक है। कॉन्स्पिरेटर एंड कॉमन डिजाइन। सेक्शन 9, वे तथ्य जो कब सुसंगत होंगे। इंग्लिश दो शब्द। इंग्लिश when facts not otherwise relevant, not otherwise become relevant। सेक्शन 15, थर्टी नाइन। अब ये आपके क्या है, सेक्शन है। किससे संबंधित है सब? आर बनाम रिचर्डसन से। और आर बनाम रिचर्डसन के केस को इंडियन एविडेंस एक्ट का जो राइटर है वो कौन था? कौन था? इंडियन एविडेंस एक्ट के लेखक कौन थे? फादर ऑफ, पूरा नाम क्या था इनका? उस दिन ही बताया था आपको, सर जेम्स रिचर्ड स्टीफन की, सर जेम्स स्टीफन, रिचर्ड जेम्स स्टीफन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट। क्या लिखा था? इंट्रोडक्शन। लिखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि प्री में इस बार आपसे एक दो बुक पूछी जानी है। इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट किसने लिखा था? स्टीफन ने लिखा था। और मॉडर्न लॉ ऑफ एविडेंस किसने लिखा था? मॉडर्न लॉ ऑफ एविडेंस अगर बोला जाए तो कौन होगा? अमित शाह या अर्जुन मेघवाल? मॉडर्न लॉ ऑफ एविडेंस है अर्जुन मेघवाल। हाँ, अमित शाह क्यों नहीं लिख पाएंगे? वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? मॉडर्न लॉ ऑफ एविडेंस चेम्बरलिन ने लिखा था। किसने लिखा था? चेम्बरलिन ने। ठीक है, चेम्बरलिन। इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों का दिमाग जो होता है ना, अच्छे कामों में कम लगता है, इधर उधर के कामों में बहुत लगता है। जहाँ पे लड़ाने भिड़ाने वाला होगा वहां लगेगा, अच्छे कामों में, क्रिएटिव में नहीं लगेगा। इंट्रोडक्शन टू द एविडेंस एक्ट। चलिए, अब हम लोग कल रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पढ़ रहे थे, उसमें कौन सा केस पढ़ा था हम लोगों ने? कौन सा केस पढ़े थे? बिहार राज्य। कब का था? 1998, 2098 का था।
1998 का था। उसमें क्या बात कही गई थी? क्या कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जो ग्राह्य नहीं, जो सुसंगत नहीं होते लेकिन फिर भी ग्राह्य हो जाते हैं? ऐसा कुछ है क्या? जो सुसंगत नहीं है वो ग्राह्य है। अगर ये स्टेटमेंट आए तो क्या होगा? जो सुसंगत नहीं है वो ग्राह्य है, लेकिन सभी जो सुसंगत हैं वो ग्राह्य होंगे, जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। फिर अब इधर उल्टा कर दे रहा है कि जो सुसंगत होते हुए भी, सुसंगत ना होते हुए भी ग्राह्य है। इस केस में यही बात कही गई थी कि वो वे फैक्ट जो सुसंगत नहीं है फिर भी एडमिसेबल है, फिर भी उनको ग्रहण किया गया है, और बाकी जो सुसंगत है वो जरूरी नहीं है कि वो ग्राही हो जाए, है ना, एडमिसेबल हो जाए, कोई जरूरी नहीं। चलिए एनीवे, अब इस केस से आप ये इतनी चीज पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा? अब अगर हम आपसे पूछे कि अगर मान लो प्री में उसने सवाल दे दिया, ये सेक्शन 5 दे दिया उसने, 8 दे दिया, 9 दे दिया और 39 दे दिया, ठीक है, और उसने पूछा कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, क्या सुमेलित करना है, इसमें कितने दृष्टांत दिए हुए हैं, या सेक्शन दे दे कि 8, 9, 10, 11 या 5, 6, 7, 8, इनमें सबसे ज्यादा दृष्टांत किसमें? एक नया नेचर आ रहा है सवालों का। तो अब आप बताइए सेक्शन 4 में कितने दृष्टांत हैं, कितने इलस्ट्रेशन है? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, 20 बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कितने सेक्शन है? 4। सेक्शन 4 नहीं, दृष्टांत इसमें सेक्शन 4 में 4। सेक्शन 5 में कितने दृष्टांत है? हाँ, पक्का? 3। फिर 6 में कितने हैं? 6 में 11 है, और 7 में 8 में 8 में 1 होगा, और 9 में 2 है, और 15 में नहीं है, उन 39 में क्या है ये? है? 3 है। अब इसमें अगर सवाल आता है कि सबसे ज्यादा किस सेक्शन में, किस सेक्शन मारोगे? 11 सेक्शन में, 5 में, 5 में हाँ, 6 में, वही तो मैं सेक्शन 6 में, ठीक है, सबसे ज्यादा। 6 दूनी 12 में एक घटा दो 11, ठीक है, 4, 3, 11, 6, 1, 2, 3, ये इतने दृष्टांतों के साथ अभी हम लोगों को बहुत से केसला भी लेके चलने हैं। लेकिन सबसे पहले लेके चलना क्या है कि आप लोगों को हो सकता है कि कल सुसंगति के बारे में कुछ डाउट रह गया हो, तो आज उसी डाउट को हम बिल्कुल एक्सपोज करते हैं, उसको विधिवत खोलते हैं, और समझते चलिएगा। ये सेक्शन आपको रटे होने चाहिए। कल इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारे सेक्शन आप लोग रट लेना, लेकिन बैठे बैठे आप लोगों ने मटर गश्ती की है, नहीं रटा है। जब इंग्लिश वालों को लिखा है तो हिंदी वाले रटा करें, जब इंग्लिश वालों को लिखा है तो हिंदी वाले रटा करें, ठीक है, एक दूसरे का इंटरचेंज करके। अब ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। अब हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम सिर्फ ये बताएंगे कि बिलोंग कौन सा है, तो सेक्शन आप खुद अपना पढ़ोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर बनाम रिचर्डसन के फैक्ट्स पे। आर वर्सेज रिचर्डसन। आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा इसको, हो सकता है पढ़ा है, सब लोगों ने नहीं पढ़ा है? बीएनएस में कहाँ से आ गया था? इसमें कहानी ये है, मैं इन ब्रीफ पढ़ाऊं कि नहीं, डिक्टो पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सारी चीजें निकलेंगी। 1786 का शरदकालीन 1786, ऑटमन, ऑटमन मतलब समझ रहे हो ना? मौसम, मौसम कितने तरह के होते हैं?
छह, है ना? 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ 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 हाँ। शिशिर, शिशिर कौन सा होता है? अच्छा, चलिए। इसमें फैक्ट ये थे, ऑटमन, AUTUMN, ऑटमन, है ना? ऑटम बोलते इसको। इस शरद का महीना था, 1786 का सन था। अ यंग women who lived with her parent in a remote district, पहला पहला टर्म्स है। यानी कि शरद ऋतु में एक नवयुवती जो अपने माँ बाप के साथ दूर के एक छोटे से गांव में रहती थी। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कहाँ रहती थी। एक रिमोट, रिमोट एरिया जो है, यानी कि दूरस्थ गांव में रहती थी। पहला टर्म्स आपको यूज करना है। चलिए ठीक। उसको अकेला छोड़कर, दूसरा शब्द लिखिए, उसको अकेला छोड़कर। उसको अकेला छोड़कर उसके माँ बाप कटाई करने चले गए थे। कटाई करने, खेत फसल काटने गए थे। District, remote district was one day left alone in the cottage, her parents having gone out to the harvest field. क्या करने गए थे? खेत काटने गए थे। दोपहर के थोड़ी देर बाद जब वे घर लौटे तो, जब वे घर लौटे तो, यहाँ पे अलग लाइन, अलग अलग लाइन लिखना, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5 6 से। जब वे घर लौटे तो, ऑन देयर रिटर्न होम अ लिटिल आफ्टर मिड डे, ए लिटिल आफ्टर मिड डे, जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि लड़की की हत्या कर दी गई थी। अब इसे यहां नहीं लिखना है, बस यहां तक लिखना, लौटे तो लड़की की देखा कि हत्या कर दी गई थी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके गले को काटा गया था। अब गले को काटा गया था ये भी लिख लीजिएगा। रिटर्न होम, दे फाउंड देयर डॉटर्स मर्डर with her throat cut in a most shocking manner, बहुत ही दर्दनाक तरीके से कट गया। जिन परिस्थितियों में वो पाई गई, यानी उसकी लाश मिली, लड़की का चरित्र तथा जख्मों की प्रकृति इस बात को बिल्कुल असंभावित करती थी कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया। क्या किया? लड़की ने आत्महत्या की होगी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। किससे? उसके चरित्र से और उसके जख्मों की प्रकृति से बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि उसने क्या किया होगा, आत्महत्या किया होगा। तो यहाँ पे डिनाई करना है आपको कि आत्महत्या उसने नहीं किया था। ठीक है। द सर्कमस्टांसेस इन विच शी वाज फाउंड, द कैरेक्टर ऑफ द डिसीज एंड द अपीयरेंस ऑफ द वन, all concurred in excluding all supposition of suicide। सुसाइड उसने नहीं किया होगा। फिर क्या होता है? फिर जब सर्जन ने उसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये दो शब्द यूज होते हैं, पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट, BNSS, है ना? है ना? किस सेक्शन में? पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। कल भी हम लोग के परसों पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या ये लोक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या ये लोक दस्तावेज होता है? नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब देखिए, मतलब क्या बातें चली। चलिए बीच बीच में आ जाता है तो अपना रिमाइंड करते रहना, ठीक है, याद करते रहना, एक ही जगह बैठ के नहीं। अब सर्जन ने जब उसकी जांच किया था तो उन्हें देखा कि इसका जो गला काटा गया है वो बहुत धारदार हथियार से काटा गया। और एक बात और उसमें आई कि ये बाएं हाथ से काटा। किस हाथ से?
लेफ्ट हैंडर ने इसके गले को काटा। ये बात भी लिख लो ना, लेफ्ट हैंडर ने द्वारा, यानी कि जिसने गला काटा था उसने यंत्र को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखा था। लड़की के शरीर को खोलने पर यह पाया गया कि वो कुछ महीनों की गर्भवती थी। ये यानी प्रेग्नेंट होना भी उसका एक नया बात आके जाती है, ठीक है। उसके मकान की जमीन की जांच से किसी व्यक्ति के कदमों के निशान मिले, जो एक व्यक्ति के लग रहे थे, जो भाग जाने के लिए एक अप्रत्यक्ष सड़क की ओर कूदा जिसमें दलदल था। अप्रत्यक्ष सड़क का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें दलदल था और बीच बीच में पैर रखने के लिए उसने ईंट रखी थी। जैसे आप लोग इधर से जाते हो, जब पानी भर जाता तो क्या करते हो, ईंट रख के निकलते हो ना, तो वैसे ही वहां पे भी था। दलदल में धंस गया था और कम से कम घुटने तक भीग गया होगा। ये भी एक फैक्ट है, कम से कम घुटने तक वो भीग गया होगा। पैरों के जो निशान वहां पर थे उनका नक्शा लिया गया, उनका सैंपल लिया गया, नक्शा लिया गया, सैंपल भी, इसको भी नक्शा भी लिया गया। ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के जूते के तले के जो कील लगी हुई थी वो नई थी, मरम्मत हुई नहीं, उसकी मरम्मत करवाई गई थी, कीलें नई थी, और कदमों के साथ साथ खून की बूंदें भी वहां पे उपलब्ध थी। अब यहाँ पे करता क्या है कि इन्फ्लिक्टेड बॉडी डिजीज अपीयर टू हैव बीन सम मंथ्स gone with child, and on examination the ground about the cottage there was discovered the footstep on a person who had seemingly been running hastily from the cottage of an indirect road. However, that the person in his haste and confusion had slipped his foot and stepped into the mire, by which he must have been wet nearly to the middle of his legs. इन ये पूरी कहानी आपने सुन लिया। अब इसमें हमको ये बताइए कि जो पहली बात थी, जो पहली बात क्या थी, पहला शब्द क्या लिखा था आपने, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सा फैक्ट होगा ये, फैक्ट आया, तथ्य मिला ना कि वो कहाँ रहती थी, किस सेक्शन में जाएगा, सेक्शन 7 में जाएगा, सेक्शन 8 में जाएगा, सेक्शन 9 में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, है? सेक्शन 5। सेक्शन 5 में कैसे जाएगा, सेक्शन 7, सेक्शन 7 में क्या है, स्थापन, स्पष्टीकरण, भूमिका बनेगी, भूमिका। फिर दूसरा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ऐसे तथ्य जो उसको मौका देते हैं कि लड़की घर पे अकेली है, कौन, सेक्शन 5। समझते चलना, सेक्शन 5 उसको क्या दे रहे हैं, अवसर, अकेजन। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, वो फिर क्लियर कर रहे हैं कि ये बंदा, तीसरी बात। चौथी बात है, विवादक तथ्य क्या है, विवादक तथ्य क्या है उसका, कि नहीं, विवाद किस बात पे है, गर्दन काटने पे। गर्दन क्यों काटा गया भाई, प्रश्न है तो, विवादक तथ्य कहां पे आता, फैक्ट न्यूज क्यों काटा गया, कल लाठी से क्यों मारा गया था, विवाद हुआ कि नहीं हुआ,
गर्दन क्यों काटा गया, विवादक तथ्य हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट 9, जब हम्म, नहीं कि ये बात जब क्लियर है कि उसने आत्महत्या नहीं की होगी तो क्या होगा, एविडेंस में कहां पे जाएगा, इसमें कहां पे जाएगा। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होंगे, सेक्शन 9 में जाएगा। जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं, मतलब ये है कि भैया आई नहीं, वो हो ही नहीं सकता, तो आप कहां पे करोगे, सेक्शन 9 में ले जाओगे उसको। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, फिर क्या आता है उसके बाद, क्या है, ये क्या होगा, सेक्शन विशेषज्ञों की 39, एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 30। फिर अब जिनके कारण उसकी हत्या हुई वो क्या है, सेक्शन 5 और 6, सेक्शन 5 और 6 किसके कारण हुई हत्या उसकी, प्रेग्नेंट थी, तो क्या कारण बना उसकी हत्या का, नहीं समझ में आ रहा, उसकी हत्या का कारण क्या बना, प्रेग्नेंट होना। फिर अब वो बंदा मारने के बाद जब भाग रहा था तो जो ईंट रख के वो निकला वो क्या बना, जो ईंट रख के निकला इफेक्ट प्रभाव दिखा रहा है ना कि भागा है बंदा, ईंट रख के भागा है, और उसमें उसका पैर, हाँ जूता मोजा जो भी रहा होगा सब गीले दलदल में धंसा है, तो कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण और स्थापन तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद नक्शे लिए गए, ये भी प्रभाव है कि भाई जूता पहन के आया था बंदा। फिर पहचान सेक्शन 7, सेक्शन 7 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड है, पहचान। अब आगे देखिए, वो भी प्रभाव कर रहे हैं ना। अब ये बातें यहां तक आपको सारी बातें सेक्शन क्लियर हो गए ना। अब सेक्शन 15 बच रहा है। अब सेक्शन 15 की बातें क्या है, अब वो व्यक्ति जो इस तरह की घटना करके आया, तो अब लड़की का पोस्टमार्टम तक तो आपने देख लिया, उसके भागने की कहानी भी, खून टपकने की कहानी भी, यहाँ तक एंड हो गया। अब जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि ये हत्या किसी जानकार व्यक्ति ने किया है, और वो जानकार व्यक्ति ने फैमिलियर होगा या हो सकता है या वो अपने कोई ना कोई करीबी होगा, क्योंकि अब पता तो है नहीं कि कौन है, क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले शक को समाप्त करने के लिए अंतिम संस्कार में जरूर जाएगा। जैसे उस दिन आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास टिकट ना हो तो क्या करना चाहिए, टीटी के आसपास रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, है ना। तो वो व्यक्ति अंतिम संस्कार में गया और वहां पे करीब 70-60 लोग आए थे। अब पुलिस वालों ने क्या किया, अपनी होशियारी दिखाई, क्योंकि वहां पे जूते मिले थे, जूता का नक्शा लिया गया, उसकी कील की जो जितनी दूरी पे कील गड़े थे उनको सबको मेजरमेंट किया गया, सबको जब रखा गया ऑन पेपर, तो भाई अब जांच शुरू होगी, यानी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा ना। तो अंतिम संस्कार से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, सबके जूते उतरवा लिए उन्होंने, जितने 60 लोग आए थे सबके जूतों का नमूना ट्राई किया गया। ट्राई करने के बाद उसमें से एक व्यक्ति का जूता उसको मिल गया, एक जूता मिला। अब ये शक हुआ कि
वो व्यक्ति जो था वो पेरिस स्कूल का टीचर था, और जिसमें लोगों को शक हुआ कि हो सकता है कि उसी टीचर ने ऐसा किया हो, और वो नाम को अपने बदनाम होने से बचाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि लड़की तो मंद बुद्धि थी, इसलिए उसने उसकी हत्या की। किसने? रिचर्डसन ने। ठीक है, तो ये शक पैदा हुआ। अब इसके आगे जो सूक्ष्म परीक्षण जब जूतों का हुआ, जैसे मैंने कहा कि साइज मिल गया, 6 नंबर का पहनता था, 6 नंबर का जूता उसका भी था, सुसंगत हो गया। उसके पैर में डाले गए, सुसंगत हो गया। उसके बाद उसकी नाप ली गई, कील वाली डिस्टेंस नापी गई, कील की डिस्टेंस की वही कील है कि नहीं है, सब कुछ जब सेम मिल गया, तब रिचर्डसन को पकड़ा गया। पहले नहीं पकड़ा, अब रिचर्डसन को पकड़ा गया। जिस व्यक्ति के जूते थे उसको बुलाया गया, पूछा गया कि आप हत्या वाले दिन कहां थे। अब इन्वेस्टिगेशन यहां से मतलब पर्सनली, जिसको क्वेरी बोलते हो, शुरू कर। उन्होंने कहा साहब मैं उस दिन अपने मालिक के यहां दिन भर फैक्ट्री में था। ठीक है, फैक्ट्री पे गए पुलिस वाले, पूछा कि भैया ये बंदा फला दिन फला डेट को कहां पे था। बोले साहब यहीं पे था। उसके सारे वर्करों ने बोल दिया, मालिक ने भी बोल दिया। अब चलो भाई ठीक है, आप थे वहीं पे, कोई बात नहीं। आप किस हाथ से लिखते हो, किस हाथ से काम करते हो? ने कहा बाएं हाथ से। एक पॉइंट मिल गया, उसको लबड़ हत्था बोलते हैं। लेफ्ट हैंडर को लबड़ हत्था बोलते हैं, बाएं हाथ वाले। मिल गया, नोट किया गया कि बाएं हाथ से वो लिखता। दूसरी बात ये थी कि आपके मुंह पे ये खरोच के निशान कैसे आ गए? बोला साहब गए थे बेर खाने, बेर के पेड़ पे चढ़े थे, उतरते वक्त लग गया, वो खिंच खच गया। बेर का पेड़ कहाँ पे है? फिर ये आपके जूते के मोजे, उसके घर पे तलाशी वलाशी हुई तो मोजा भी मिला था, ये मोजा में मिट्टी कैसे लग गई? साहब बेर खा के उतर रहे थे, नीचे दलदल था, पेड़ के नीचे पानी भरा था, उसे पैर घुस गया। सारी हिस्ट्री तैयार थी। अच्छा भाई चलो ठीक है। फिर उसके बाद जांच पड़ताल के बाद ये आखिर में कि ये बंदा आधे घंटे के लिए कारखाना छोड़ के गया था, आधे घंटे के। अब उस आधे घंटे में उस लड़की के घर जाना और वहां हत्या करके चले आना पर्याप्त था, समय पर्याप्त था। ये जांच के बाद कि बेर खाने गए तो कहाँ गए, कब गए, उसी दिन गए, क्योंकि कल की चोट है तो कल ही तो गए होगे। कल तो आप कह रहे थे हम कारखाने में है, कारखाने में थे सारा दिन, तो फिर ये चोट बेर खाने आप कब गए भाई? बात, आदमी फंस जाता कि नहीं फंस जाता? तो जब जांच पड़ताल पता चला आधे घंटे के लिए बंदा निकला था, और बिल्कुल उसी समय पे, जिस समय वो घर से निकला था उसी समय पे वहां पे हत्या हुई थी, दोपहर के टाइम में। फिर उसके पहले वो लोहार की दुकान पे गया था, जो जिससे उसने गर्दन काटी। लोहार की दुकान पे गया था यंत्र लेने, गड़ासा लेने, जो लड़की के घर की ओर ही था, रास्ते में था, वहीं से लेके। फिर उसके बाद एक लड़की जो मृतक के घर के 100 गज दूरी पे थी, उसने बताया कि साहब इस दिन इस टाइम पे एक बंदा बड़ी तेजी में आया और इनके घर में गया। इतना तो मैं देखी, इसके बाद मैंने नहीं देखा।
बंदा कौन था, मसला इस बात। सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, था 1786 में? नहीं था ना? था? नहीं था। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब उससे पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे कपड़े पे ये खून के निशान कैसे हैं, कहा साहब वो एक घोड़े का खून निकाला जा रहा था तो मैं उसमें सहयोग कर रहा था। तो जब वहां पे जहाँ पे निकाला जा रहा था खून वहां पे जाया गया। उससे पूछा, कहा साहब ये तो दूर खड़ा हुआ था। अब वहां पे ये देखा गया कि खून घोड़े का यहाँ पे निकल रहा है और ये उतनी दूर पे खड़ा, तो क्या इतनी दूर खून जा सकता है? जैसे कभी आप लोगों ने अगर बकरा कटते हुए देखा, किसी ने नहीं देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है। तो जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो उसके खून का जो प्रेशर होता है बहुत दूर तक जाता है। तो अब अगर गर्दन काट के, अब तो कह रहा था घोड़े का खून निकाला जा रहा था, तो निकालने में तो उसमें फोर्स नहीं होगा, जैसे आदमी का खून निकाला जाता है उसमें फोर्स तो नहीं होगा। गर्दन कटी होती तो फोर्स हो सकता था, फिर वो फोर्स की डिस्टेंस नापी जाती कि कितनी दूर फोर्स गया होगा, है ना? तो सब चीजें मेजरमेंट होती है हर चीज की। तो उसमें भी नहीं मिला। कहा अच्छा भाई ठीक है, ये तुम्हारे मोजे में जो मिट्टी लगी हुई है ये कैसे लगी? तो बताया कि वो बेर से पेड़ से कूदे थे। कहा चलिए अच्छा देखते हैं वहां पे कहाँ पे बेर का पेड़ है आपके। तो ले गए, वहां की मिट्टी से मैच किया तो वहां से मैच ही नहीं हो रही थी। फिर वहां घटना स्थल पे जाया गया, वहां की मिट्टी का सैंपल लिया गया। अब वहां की मिट्टी के सैंपल से वो सैंपल भाई है तो मैच करेगी ही करेगी, स्वाभाविक सी बात है। वो क्रॉस कर गई मैच, ठीक है। फिर ये हुआ कि लड़की से वो बंदा रिचर्डसन परिचित भी था। दैट्स ऑल, सारी कहानी खत्म। अब यहाँ पे 10 बिंदु जज साहब ने पॉइंट आउट किए। 10 बिंदु जज साहब ने पॉइंट आउट किए। अब देखो यही होता है, इसीलिए आपको प्रेसी पढ़ाई जाती है, इसीलिए सारांश गद्यांश पढ़ाया जाता है। इतनी बड़ी कहानी को उन्होंने 10 लाइन में कन्वर्ट कर लिया। पूरी कहानी को 10 लाइन में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। कैसे कैसे किया? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि भाई कोई किसी को क्यों मारेगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ सुसंगत और कुछ ना कुछ विवादक रहा होगा। तो विवादक क्या था? प्रेग्नेंट होना। और सुसंगत क्या था? सुसंगति क्या थी? उसका आशय। सुसंगत है ना आशय उसका मारने का। तो हत्यारे का कोई ना कोई आशय रहा होगा, पहला पॉइंट। कोई ना कोई आशय रहा होगा। अब वो आशय क्या था? रिचर्डसन, अगर ऐसा हत्यारे का आशय रहा होगा तो रिचर्डसन का ऐसा आशय था कि नहीं था, बिना आशय के मार दिया? हाँ। जब सब कुछ मिल जा रहा है तो अब आशय को तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। आशय था। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो लेके आया गया वो ये था कि हत्यारे को किसी विशेष दिन, समय, निश्चित स्थान, विशेष दिन, विशेष समय और निश्चित स्थान पर हत्या करने का अवसर मिला। रिचर्डसन को कहाँ मिला, कब मिला, किस दिन मिला? जिस दिन उसके माता पिता, उसी दिन उसको वो अवसर, वो स्थान, सब कुछ मिल गया। दूसरा पॉइंट। तीसरी बात, जज साहब ने कहा कि हत्यारा लबड़हत्ता था, लेफ्ट हैंडर था। रिचर्डसन क्या था? चौथी बात, हत्यारे ऐसे जूते पहने हुए था जिनसे विशेष प्रकार के निशान बने थे। कील गड़ी हुई थी उसके जूते में। 60 लोगों में से उसी के में जूते में कील क्यों मिली? रिचर्डसन क्या ऐसा जूता पहना हुआ था? भाई विशेष प्रकार के जूते पहने हुए था। क्या रिचर्डसन ऐसे जूते पहने हुए था? उसी के पैर से मिले तो था ना भाई, बोलो ना कि था। था। तो बिल्कुल वैसे ही निशान जो रिचर्डसन पहन के आया था। अब ये कह दो सर उसका रिचर्ड, तो वहां पे सबका नाप इसीलिए तो लिया गया था 60 लोगों का कि कौन किसका, अभी पहनी अपने अपने जूते। फिर इसीलिए कभी अगर जूते उते कभी ऐसा चोरी वोरी हो जाए ना, या कभी अ, जल्दीबाजी में किसी दूसरे के पहन के मत आ जाना।
नहीं पता लगा कौन सा क्राइम करके बैठा हो बंदा, पता लगा कि आपके पैर में पाई गई चप्पल उसकी, फिर आप ये कहो नहीं साहब हम मस्जिद गए तो मंदिर गए तो वहां बदल गई, वहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात समझ लेना। लेकिन हाँ अगर बड़ी छोटी होगी, आपको 6 नंबर लगती है, वो चप्पल 7 नंबर की थी, बदल गई थी, या वो अपराधी छोड़ के चला गया था और आप आखिरी में मंदिर से या मस्जिद से निकल रहे हो और वो अपना छोड़ के चला गया, अब आपने देखा कि कोई है नहीं, तो अब नंगे पैर जाने से बेहतर है कि उन्हीं को पहन लो। अब वो चप्पल क्या थी, वो थोड़ा छोटी थी या बड़ी थी, तो अब आप पहन के चले आए, पता लगा कि उनकी जांच शुरू हो गई, है ना। तो दूसरे मीटिंग में नमाज के पुलिस वाले पहुंच गए, नाप जोक शुरू हो गई, वो चप्पल पहन के बंदा आ गया नमाज पढ़ने, फिर अच्छा बेटा तुम हो, तो इसलिए कभी किसी का चप्पल वप्पल पहन के मत आना, ठीक है। 5वीं बात देखिए, अगर रिचर्डसन हत्यारा है था तो उसने ऐसे मोजे पहने होंगे जिन पर विशेष प्रकार की मिट्टी लगी होगी, और उसके घर में जो मोजे मिले थे वो विशेष प्रकार की मिट्टी से सने हुए। रिचर्डसन हत्यारा साबित हो रहा है। 6वीं बात, यदि रिचर्डसन हत्यारा था तो उसने ऐसे मोजों को जरूर छिपाया होगा, और उसने वही किया था, छप्पर में लगा दिया था। फिर हत्यारों के कपड़े पर कहीं ना कहीं खून के धब्बे जरूर होने चाहिए, क्योंकि गला काटा है तो उसके फोर्स, चूंकि गला काटने में फोर्स से खून निकलता है। आपके बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है कितना होता है पता है आप लोगों को? आपके शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो ब्रह्मांड के प्रेशर से कम होता है या ज्यादा होता है? साइंस पढ़ रहे हो ना? ज्यादा होता कम होता है? अगर इस ब्रह्मांड के प्रेशर से अगर अंदर का प्रेशर कम हो तो उड़ने लगोगे? कम होता है, आपका ज्यादा होता है अंदर का प्रेशर। अभी आपकी गला काट के देखे, नस काट के देखा कभी किसी ने? काट के देखो कभी नस, आज जाके देखना, ट्राई करना। हाँ, बहुत फोर्स से निकलता है, बहुत फोर्स, तो प्रेशर होता है वो। हाँ, वो तो फर्जी रहता है, वो फर्जी रहता है, मूवी में फर्जी रहता है। तो प्रेशर जो संसार का जो आपने वायुमंडल का जो प्रेशर है वो आपके अंदर के प्रेशर से कम होता है, हाँ वो कम होता है, आपके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखिए, खून के निशान थे उसके, उस पे। अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो वो खून के बारे में झूठ जरूर बोलेगा कि कपड़े में खून कैसे है, और उसने वहां पे झूठ बोला भी था कि घोड़े का खून निकलवा रहा था, तब ऐसा हुआ कुछ। फिर अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो मृतक लड़की के घर तक जरूर गया होगा, है ना। और वैसा ही आदमी लड़की के घर की ओर आता हुआ देखा गया, देखा गया, ये भी हो गया। लास्ट पॉइंट ये था कि अगर रिचर्डसन हत्यारा था तो वो हत्या की कार्रवाई में झूठ जरूर बोलेगा, उसने पूरी कहानी झूठ बोल दी। तो अब इनमें से कम 5 पॉइंट आपको सजा देने के लिए मिलने चाहिए, और कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति से मिल ही नहीं सकते। तो अब एक ही समय पे एक ही व्यक्ति, जूते का मिलना, बाएं हाथ का होना, है ना, और झूठ बोलना, ये दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? दूसरा व्यक्ति ये सब क्यों करेगा भाई? जो किया होगा वही ना करेगा। तो जज साहब ने इनको डेथ सेंटेंस दिया, टिल हैंग, टिल द हैंग अप टू डेथ। किस सेक्शन में है ये, किस बीएनएसएस के किस धारा में किसी भी अपराधी को मृत्युदंड की सजा, यानी फांसी की सजा होने पर उसको तब तक हैंग करके रखना जब तक कि वो मर ना जाए? कहां पे प्रोविजन है ये, किस सेक्शन में? फॉर्म नंबर 43, और सेक्शन सेक्शन बीएनएस एस, पहले का तो याद है हमको,
लेटेस्ट वाला भी थोड़ा से कम याद है। ये 358 का सब क्लास 6 5 था, सब क्लास 5 था। हाँ 393 का सब क्लास 5 वहां पे लिखा, BNSS का धारा 395 सब क्लास 5 करीब। ये पहले पहले ये 358 में था सब क्लास 5। ये झारखंड वाले देख लेंगे, ये अपना यूपी वाले देख लेंगे। ठीक, यानी वहां पे लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दी जाएगी उसको गले में फंदा डाल के तब तक लटकाए रखना जब तक कि वो मर ना जाए, क्योंकि अगर एक बार छूट गया, रस्सी वस्सी टूट गई, फिर आप दोबारा नहीं दे सकते हो। ये तो तभी फिल्मों में देखा होगा ना कि जब लड़ता तो आता है, मारता है गोली और वो कट जाती है और वो छूट जाता है, फिर उसको सजा दोबारा नहीं दी जा सकती, पहंग नहीं किया जा सकता। तो ये बात समझ में आ गई आपको? सुसंगति, सारे सेक्शन समझ में आ गए कि नहीं आए? अभी मैंने आपको आउटलाइन दिया है सुसंगति का। अब आपको ये बात समझ में आ गई, जब कल हम लोग शॉपिंग मॉल जा रहे थे, टी शर्ट पहना रहे थे, शर्ट पहना रहे थे, कुछ समझ में आ गया होगा ना सुसंगति होती क्या है। विवाद्यक तत्व, सुसंगत तत्व, है ना, ग्राह्यता, स्वीकार्यता, सब पता चल गया कि नहीं चल गया? अब कहानी तो याद रहेगी ना, ना याद रहे तो एक बार पढ़ लेना। ठीक, अब आइए। ओ हाँ, और क्या होता है? चलिए अब आइए सेक्शन 4। ठीक, अब ये कहानी सेक्शन 3 की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभी उसमें ये कि जो रिलेवेंसी होती है वो रूल ऑफ लॉ होता है या रूल ऑफ एविडेंस? रूल ऑफ एविडेंस होता है पक्का। चलिए अब उसको देखते हैं। अभी वो 2 4 5 पॉइंट बाकी है, उसको लिखा देते हैं। चलिए सेक्शन आइए आप लोग, सेक्शन 4 में आइए। सेक्शन 4 में पहले सिनॉप्सिस बनाइए, सबसे पहला काम करिए, सिनॉप्सिस बनाइए। लैंग्वेज याद है मिस्टर सचिन? सेक्शन 4 की लैंग्वेज क्या है? हम्म हम्म क्या चीज? एक ही समव्यवहार के, पूरा पूरा बताइए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बताइए। हाँ नहीं, समव्यवहार एक अलग चीज होती है, ट्रांजैक्शन होता है। एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अभी क्लास में बता भी करते हैं। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की, समझना बात। अब एक ही, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है पता है? पहले समव्यवहार समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिर्फ मैंने समव्यवहार पूछा, मैंने एक ही नहीं पूछा। समव्यवहार, ट्रांजैक्शन समझ रहे हो ना, पैसा ट्रांजैक्शन करते हो। कम्युनिकेटिव डिजीज पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? कम्युनिकेटिव डिजीज कौन कौन सी होती है? एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। ये सीरीज चल रही है, ये एक ही समव्यवहार है। अब इन्हीं के भाग, ये सब ये एक दूसरे के भाग है। अगर इसमें से कोई कट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो समव्यवहार क्या होगा?
भाग से बिखर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अभी बताते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। हिंदी में आवली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवली, सीरीज, चेन, है ना, आवली। यही से हो सकता है आपको सेक्शन समझ में आ जाए। अगर नहीं आता तो अच्छी बात है, आ जाता तो और अच्छी बात है। इसमें एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। रेस जेस्टे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, ठीक है, इंडियन एविडेंस में नहीं है आपके, लेकिन माना जाता है उसी की तरह। तो इसमें और उसमें कुछ दोष है। इसमें सेम ट्रांजेक्शन में इसमें दोष है, और जितने भी अभी हम लोग निर्णय पढ़ेंगे उसमें भी कंट्रडिक्शन है। तो कंट्रडिक्शन है, इसीलिए इसको हर साल पूछता भी है, हर एग्जाम में पूछता है। एक सवाल इसका प्री में कंपलसरी रहता है, और मेंस में कभी कभी चाहे टिप्पणी में आए, चाहे मुख्य प्रश्न क्यों आए, नहीं आता है तो प्रॉब्लम में जरूर रहेगा। इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें कहते नहीं कि जो कहीं ना कहीं से दागी व्यक्ति होता है, वो दागी इन द सेंस कि वो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़े रहता है। तो ये दागी है तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़े रहता है। ठीक है, अब आइए इसका सिनॉप्सिस पहले बनाइए। सिनॉप्सिस बनाइए इसका पहले। समव्यवहार के भाग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टाई। समव्यवहार के भाग का सिद्धांत। हो गया? या आगे कर दो, पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, हिंदी इंग्लिश में पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें डालना केस रटन बनाम क्वीन का, रटन बनाम क्वीन का केस ला इससे संबंधित। रटन बनाम क्वीन। और एक डाल देना ओ लियरी बनाम रेगेम, ओ लियरी बनाम रेगेम, रेगेम, ओ लियरी लिख लोगे ना, ओ लियरी वर्सेस, ये देखो रेजम जो होता है, इसको रेजम भी पढ़ते हो, आर भी पढ़ते हो, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ यूनियन है ना, तो वहां पे आर चलता था प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। ओ लियरी बनाम रेगेम। फिर आइए कार या लूप, एक्ट और ओमिशन। नेक्स्ट सिनॉप्सिस बनना है, ठीक है, हेडिंग हेडिंग लिखते चलिए। इसी में से आपको प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा ज्यादातर। फिर अभी कल इस पर हम लोग व्याख्या करेंगे। कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, कार्य या लोप। एज रजिस्टाई लिख देना, एक्ट और ओमिशन एज रजिस्टाई। इसमें है मिलने वर्सेस लेसलर का केस, मिलने वर्सेस लेजलर, लेजलर, मिलने वर्सेस लेजलर का केस। हो गया? नेक्स्ट कथन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। इसमें केस है आपका थॉमसन वर्सेस ट्रिवेलियन, थॉमसन वर्सेस ट्रिवेलियन, ट्रिवेलियन। फिर इसी में आपका है रट्टन आर वर्सेस वेडिंग फील्ड, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड। हाँ, इसमें इसमें जो जस्टिस थे, देखो सब में तो नहीं, जिसमें मिलेंगे वो बता देंगे। आर वर्सेस ट्रिवेलियन में जो जस्टिस थे वो होल्ट थे, होल्ट, होल्ट। होल्ट मैकेंजी का नाम सुना आप लोगों ने? होल्ट मैकेंजी कौन सी व्यवस्था थी? महलवाड़ी। कहाँ पे लागू थी? चलिए, होल्ट। थॉमसन वर्सेस ट्रिवेलियन, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड लिखा,
इसमें मुख्य न्यायमूर्ति कॉकबर्न थे, कॉकबर्न, मुख्य न्यायमूर्ति कॉकबर्न, जिसमें कहता हो मेरी प्यारी चाची देखो क्या दुर्दशा की मेरी। फिर नेक्स्ट है आर वर्सेस क्रिस्टाई, आर वर्सेस क्रिस्टाई, क्रिस्टाई, आर वर्सेस क्रिस्टाई, CHRISTIE, क्रिस्टाई, आर वर्सेस क्रिस्टाई। इसमें आर वर्सेस वेडिंग फील्ड का जो केस था उसका समर्थन किया गया था इसमें, आर वर्सेस क्रिस्टाई में। फिर उसके बाद आइए आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस फोस्टर, और रटन बनाम क्वीन वाले में जस्टिस कौन था, विल फोर्स, विल्बर फोर्स, विल्बर फोर्स, विल्बर फोर्स, दिलबर फोर्स नहीं, विल्बर फोर्स। फिर RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। अब अगर इसका जस्टिस पूछ ले कौन था तो क्या करोगे, हमें भी नहीं पता है, क्या कैसे खोजेंगे। 1973 में कौन था जस्टिस, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस डालोगे उसमें आ जाएगा, देख लेना किस जस्टिस ने सुनाया था। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आइए रेस जेस्टे तथा अनुश्रुति, यानी रेस जेस्टे एंड हियर से, इनका दोनों का क्या संबंध है, रेस जेस्टे एंड हियर से, रेस जेस्टे एंड हियर से, एंड हियर से। इसमें भी आर बनाम फोस्टर का केस है, आर बनाम फोस्टर का, और शायद कश्मीरा सिंह का भी इसी में आता है, कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। हम्म, ठीक। और ये आपके इतने, ये इसका सिनॉप्सिस हो गया सेक्शन। ठीक, कल इस पे हम लोग उम्मीद के साथ कि आपको कल सेक्शन आर बनाम रिचर्डसन वाले सब याद होंगे विद इलस्ट्रेशन, कल इसको हम लोग पढ़ें। कल ये सारे सेक्शन कल हम लोग समाप्त करने हैं एनी हाउ। ये सिनॉप्सिस आपकी, क्योंकि सेक्शन 4 पे मेंस में आता है इसलिए इसमें थोड़ा सा ठहरेंगे, इसलिए सिनॉप्सिस बनवा दिया है। सारे केस ला कितने हुए इसमें, 8। ठीक है, अब 8 केस ला मिल गया, अब याद करना आपका काम। और इसमें भी 3 केस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चाहे छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन सतर्कता के साथ। ठीक है, चलिए। कुछ याद नहीं करना, खाली कहानी पढ़नी है। ठीक, चलिए आप लोगों में जरा ऑनलाइन में देखो कौन, अकरम है, ज्योत्सना है, फरमान है, वंशिका है, सैमसंग फास, इन्हें बताया नहीं कल सैमसंग है कौन, और शुभम, सर नवनीत गुप्ता दीपांजलि, आया नहीं क्या आज, सर दीपांजलि है। नवनीत नहीं आया ना, शुभम साहू। ठीक है,
इतने लोग हैं, यानी कुल 9 पार्टिसिपेंट हैं। नहीं, कम है इसमें, लापरवाही इसमें भी कर रहे हैं, मतलब आने के बाद भी कोई बात नहीं।